Assalamualaikum guys. Hope you all are doing well. This is Savera Riaz from Bahauddin Zakaria University, Department of English. Today I am going to discuss about the biography of William Butler Yeats. विलियम बटलर यीट्स एक आयरिश पोइट, ग्रेट ड्रामाटिस्ट और प्रोज राइटर थे। ये 20th सेंचुरी लिटरेचर के मोस्ट फेमस फिगर थे। 13 जून 1865 को डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम जॉन बटलर यीट्स था, जो कि एक पेंटर थे और बाय प्रोफेशन लॉयर भी थे। इनकी मदर का नेम सोजैन था। 1867 में इनकी फैमिली इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। 1877 में यीट्स ने गोडोल्फिन स्कूल में एडमिशन लिया, जहां पर उन्होंने 4 ईयर स्टडी की। 1881 में यीट्स ने डबलिन एरस्मस स्मिथ स्कूल हाई ज्वाइन किया। ये स्कूल उनके फादर के स्टूडियो के बिल्कुल ही करीब था, जहां पर वो अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना राइटिंग का काम स्टार्ट किया। इन 1884 यीट्स ने मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया, जो आजकल नेशनल कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड आर्ट्स के नेम से मशहूर है। इन 1885 यीट्स ने अपनी पहली पोइम और ऐसे द पोइट्री ऑफ सैमुअल फर्गुसन लिखा। 1887 में इनकी फैमिली दोबारा लंदन वापस आ गई। इन 1889 विलियम बटलर यीट्स ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की और 1890 में उन्होंने एक राइमर्स क्लब ज्वाइन किया, जहां पर उस वक्त लंदन के जो पोइट्स थे वो सारे इकट्ठे होते थे और एक दूसरे को अपनी पोइट्री सुनाया करते थे। इन 1889 यीट्स मॉर्डगन से मिला, जो एक आयरिश एक्ट्रेस थी। W.B. यीट्स ने उन्हें प्रपोज भी किया, लेकिन उन्होंने W.B. यीट्स को रिजेक्ट कर दिया। उनको एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने द घोस्ट क्लब ज्वाइन किया। उस वक्त तक W.B. यीट्स आयरलैंड के मशहूर पोइट बन चुके थे। उनकी 1897 में उनकी पोएम द सीक्रेट रोज़ मशहूर हुई। 1904 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक थिएटर बनाया था, जिसे 1904 में एबे थिएटर का नाम दिया गया। 1904 में उनकी एक बुक भी लिखी गई, जिसका नेम था द गॉड्स एंड फाइटिंग मैन। 1909 में वो अमेरिकन पोइट इज़ा पाउंड से मिले। W.B. यीट्स ने 1917 में मिस जॉर्ज हाइडली से शादी की और 1919 में उनकी एक बेटी पैदा हुई, जिसका नेम एनी बटलर यीट्स था। वो अपनी बेटी की पैदाइश के वक्त बहुत अफसरदा थे, क्योंकि उन्हें लगता था इसे अपनी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर उसे एक अच्छा हस्बैंड और अच्छी अरिस्टोक्रेट फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी अफसरदा था। इन 1921 उसका एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नेम विलियम माइकल यीट्स था। 1922 में विलियम बटलर यीट्स ने न्यू आयरिश स्टेट के मेंबर से इनविटेशन एक्सेप्ट किया। उन्होंने सेनेटर के तौर पर 6 साल तक सर्व किया था। 1923 में उन्हें लिटरेचर और हाईली आर्टिस्टिक पोइट्री के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। 1928 में उनकी मोस्ट फेमस पोएम द टावर पब्लिश हुई। उसके बाद उन्होंने सेनेट से भी रिटायरमेंट ले ली। यीट्स विलियम ब्लैक, P.B. शेले, T.S. इलियट इन इनकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उन्होंने एक फ़िलासफ़ी बुक भी लिखी 1925 में, जिसका नेम आवियन था, और लास्ट पे उनकी 2 पोइम्स भी लिखी बहुत पब्लिश हुई, जिनमें एक न्यू पोइम 1938 और लास्ट पोइम 1939 थी। और यीट्स ने अपनी राइटिंग में मिथोलॉजी और सिंबलिज्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अगर हम एज अ ड्रामेटिस्ट देखें तो उनके वर्क्स में हमें नेचुरलिज्म, अब्सर्डियम और फोकलोर और मिथ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब्सर्डियम वो आइडियाज़ होते हैं जो राइटर के माइंड में होते हैं, यानी उनकी कोई लॉजिक नहीं होती। और फोकलोर जैसे हम जानते हैं कहानियाँ होती हैं, और मिथ वो कहानियाँ होती हैं जिनमें सच्चाई कम होती है और झूठ ज़्यादा होता है। और उन्होंने अपनी राइटिंग में सिंबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। वो जैसे उनकी एक पोएम सेलिंग टू बेजेंटियम है, उसमें भी उन्होंने बेजेंटियम को एज अ सिंबल यूज़ किया है।
सिंबलिज़म यानी ढके छुपे अल्फाज में बात करना, और दो टाइप से सिंबलिज़म होती है, एक कनोटेटिव और दूसरी एवोकेटिव। कनोटेटिव वो होती है जो हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट सिंबल्स यूज़ करते हैं, और एवोकेटिव वो होती है जो माइंड के अंदर स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ क्रिएट करती है। और अगर हम एज अ पोइट बात करें तो हमें ऑब्सक्योरिटी मिलती है उनके वर्क्स में, अनक्लियर आइडियाज़, और वो सुपर नेचुरल थिंग जैसे घोस्ट, नन, इन चीज़ों के बारे में लिखते थे। 1938 में उन्होंने एक प्ले लिखा जिसका नेम द हंस एक्ट था। 28 जनवरी 1939 को फ्रांस में उनकी डेथ हुई, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें आयरलैंड में ही दफन किया जाए, लेकिन उनकी डेथ के वक्त ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं हो सकी जिसकी वजह से उन्हें फ्रांस में ही दफन किया गया। लेकिन 1948 में उनकी बॉडी को एसटी कोलंबस चर्च आयरलैंड में मूव किया गया। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।